क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने समन जारी करते हुए टीआरएस एमएलसी की कविता से दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए 11 दिसंबर को हाजिर होने को कहा है। आज के कविता को सीबीआई ने तलब किया था, ताहम उन्होंने मसरूफियत की बिना पर सीबीआई को एक मकतूब रवाना करते हुए 6 दिसंबर के बजाय दीगर तवारीख को हाजिर होने की बात कही थी। कविता की जानिब से रवाना करदा मकतूब का जवाब देते हुए सीबीआई ने कहा है कि 11 दिसंबर को उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि दुख्तर वजीर आला केसीआर ने सीबीआई को मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि मुल्जिमान की फहरिस्त में उनका नाम मौजूद नहीं है। मकतूब में ये भी कहा गया था कि मसरूफियात के सबब वो 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए दस्तयाब नहीं रहेंगी, ताहम 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वो अपनी रिहाइशगाह पर दस्तयाब रहेंगी और सीबीआई के साथ भरपूर ताउन करेंगी। के कविता ने समन मौसूल होने के बाद मुसलसिल 3 रोज तक अपने वालिद वजीर आला के चंद्रशेखर राव से उनकी रिहाइशगाह प्रगति भवन पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान कानूनी माहिरीन से मुशावरत की गई है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में आने वाले दिनों में तेलंगाना की तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। एलबी नगर असेंबली हल्के में केटीआर के हाथों 55 करोड़ रुपए के तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर बल्दी नज़्म नस्र ने कहा है कि अगले इंतखाबात में टीआरएस का दोबारा मुंतखब होना यकीनी है। चीफ मिनिस्टर की दूरअंदेशी की वजह से मुख्तसर वक्त में तेलंगाना की मुतासिरकुन तरक्की मुमकिन हो पाई है। तारक रामाराव का ये भी कहना है कि तश्कील तेलंगाना के बाद 8 सालों में जीडीपी दुगनी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मूसा नदी पर 14 नए पुल तामीर किए जाएंगे और मुस्तकबिल में एलबी नगर से हयात नगर तक मेट्रो को तोसी भी दी जाएगी। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी, एमएलए बी सुधीर रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ వచ్చినాడు మన రాష్ట్రం యొక్క తలసరి ఆదాయం 1,24,000 రూపాయలు. అంటే ప్రతి మనిషి యొక్క సగటు ఆదాయం ఈ రాష్ట్రంలో 1,24,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి. తెలంగాణ వచ్చిన 7 ఏళ్లలో ఈరోజు భారతదేశంలోనే 2,78,000 రూపాయల తలసరి ఆదాయంతో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అంటే మన తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఆదాయం ఏదైతే ఉత్పత్తి జరిగిందో జీఎస్డిపి, గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, తెలంగాణ వచ్చినాడు 5,06,000 కోట్లు, ఈరోజు 11,55,000 కోట్లు. అంటే ఈ రకంగా అటు జీఎస్డిపి కానీ ఇటు పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కానీ రాష్ట్రంలో మరి ప్రజల తలసరి ఆదాయం, రాష్ట్ర సంపద పెరుగుతూ వస్తున్నది. ఎందుకు జరుగుతున్నది ఇది? చూమంతరణంగానే లేదా కేసీఆర్ గారు అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంలోంచి ఒక చిన్న భూతాన్ని బయటికి తీసి నువ్వు పెంచు మొత్తం అంటే పెరిగిపోయిందా? ఉత్తగనే అయిందా? నోటి మాటలతోని, ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలతోని, చిత్ర విచిత్రమైన బట్టలు వేసుకొని పోజులు కొడితేనే అయిపోయిందా? కాదు. ఎట్లా జరిగింది అంటే సిస్టమేటిక్గా ప్రణాళిక ప్రకారం క్రమశిక్షణతో ఒక వ్యూహంతో ప్రజల అవసరాలేంది, మన రాష్ట్రం ఎక్కడ ఉన్నది, ఎక్కడికి పోవాలి అనే ఆలోచనతో పటిష్టమైన ప్రణాళికతో పనిచేస్తే ఇవన్నీ కూడా సాధ్యపడ్డాయి. ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశంలో అత్యుత్తమమైన 20 గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అని వాళ్ళు ఒక సర్వే చేస్తే సంసద్ ఆదర్శ్ గ్రామీణ యోజన అనే పేరిట 20లో 19 గ్రామాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వమే స్వయంగా చెప్తా ఉన్నది. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि शहर हैदराबाद सिर्फ हाईटेक सिटी तक महदूद नहीं है। मरकजी वजीर सियाहत गंगापुरम किशन रेड्डी ने सनत नगर हल्के के मोंडा मार्केट, बंसीलाल पेट, राम गोपाल पेट डिवीजन का दौरा करते हुए मकीनों के मसाइल दरियाफ्त किए। उनका कहना है कि आवाम को आलूदा पानी के साथ साथ सड़कों और पानी के निकासी के मसाइल का सामना है। किशन रेड्डी ने जीएचएमसी में फंड्स की कमी की वजह से कच्ची आबादियों की तरक्की न होने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी रहनुमा ने बताया है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश की जा रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सरबराह वाईएस शर्मिला ने दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर उन्हें याद किया। टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वाईएस शर्मिला ने वज़ीर आला केसीआर पर निशाना साधा है और कहा है कि अम्बेडकर के लिखे गए आइन की वजह से रियासत की तश्कील की गई है, ताहम केसीआर ने आइन को तब्दील कर दिया है। उनका कहना है कि रियासत में केसीआर का अपना आइन नाफिज है। वाईएस शर्मिला ने वज़ीर आला केसीआर, उनकी दुख्तर के कविता हरीश राव पर नुक्ताचीनी की है और कहा है कि केसीआर के पूरे खानदान को డ్రామాబాజీ के लिए ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। కేసీఆర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి,
అని మాట్లాడి అంబేద్కర్ గారిని ఘోరంగా అవమానించారు. అసలు రాజ్యాంగాన్ని ఎందుకు మార్చాలి అని అడుగుతున్నాం. మీరు రుణమాఫీ చేస్తాము అంటే అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం అడ్డొచ్చిందా? మీరు 0 వడ్డీకే మహిళలకు రుణాలు ఇస్తాము అని వాగ్దానం చేస్తే అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం అడ్డొచ్చిందా? మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు కట్టడానికి రాజ్యాంగం అడ్డొచ్చిందా? మీరు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి రాజ్యాంగం అడ్డొచ్చిందా? మీరు నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వడానికి రాజ్యాంగం అడ్డొచ్చిందా? మీరు ఏ విషయంలో రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తామన్నారో ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి కేసీఆర్ సార్. ఇచ్చిన హామీలలో ఒక్కటి కూడా నిలబెట్టుకోవడం చేత కాలేదు గాని కేసీఆర్ కు రాజ్యాంగాన్ని మార్చని వచ్చాడు. అసలు మీకు ఏ హక్కు ఉందని, ఏ అధికారం ఉందని అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడుతున్నారో కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. రాజ్యాంగం అన్నది మన దేశాన్ని నడిపిస్తున్న ఇంధనం. రాజ్యాంగం అన్నది మన దేశానికే మహత్ గ్రంథం. అలాంటి రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి అన్న ఆలోచన రావడం కూడా కేసీఆర్ గారు ఘోరమైన పాపం చేసినట్టే. ఈ రోజు మళ్ళీ చెప్తున్నాం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం అమలు అవ్వటం లేదు. ఈ రోజు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారి రాజ్యాంగం మాత్రమే అమలు అవుతుంది. కేసీఆర్ రాజ్యాంగం అంటే కొట్టి చంపే రాజ్యాంగం. కే అంటే కొట్టి, సి అంటే చంపి, ఆర్ అంటే రాజ్యాంగం. ఇక్కడ భారతదేశంలో అంతా అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం అమలవుతుంటే తెలంగాణలో మాత్రం కేసీఆర్ గారి రాజ్యాంగం మాత్రమే అమలవుతుంది. కేసీఆర్ గారి రాజ్యాంగంలో ప్రజలకు స్వేచ్ఛ లేదు. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने सीएम केसीआर पर इल्जाम लगाया है कि वो शराब घोटाले में मुलविस की कविता को बचाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। निर्मल जिले में दमादुर्ती में अंबेडकर बरसी के मौके पर मुनक्किद तकरीब में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि केसीआर रियासत में तबाही फैलाने का मंसूबा बना रहे हैं। केसीआर के G20 इजलास में शिरकत न करने पर भी उन्होंने नुक्ताचीनी की है। बीजेपी रहनुमा का कहना है कि वजीर आजम मोदी आईन साज बाबा साहेब अम्बेडकर से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क को मजबूत बना रहे हैं और अगर बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आती है तो अम्बेडकर जयंती तकरीबात 1 हफ्ते तक मुनक्किद की जाएंगी। करीमनगर रुकने पार्लिमान का मानना है कि मोदी के वजीर आजम बनने के बाद गरीबों के साथ इंसाफ हो रहा है और 12 SC अरकान पार्लिमान को मरकजी वज़रा का ओहदा सौंपने का जहरा मोदी के सर जाता है। ఇల్లు ఫోటో ఎవరికి చూపడలేదు. 10 ఫోన్లు వలగొట్టిందమ్మా, 10 ఫోన్లు వలగొట్టేది. నువ్వు తప్పు చేయని దానివైతే 10 ఫోన్లు ఎందుకు వలగొట్టినావు? ఇప్పుడు ఏమంటే నాకు సంబంధమే లేదట, మన సంసారం ఏం తెలియదు. అమాయకురాలు నోట్ ఏదైతే కొడుకోను అలా బిడ్డ అలా అయ్యనే బాధపడుతున్నాడా. నా బిడ్డ అప్పుడప్పుడు వచ్చి పైసలు అడిగింది, పాకెట్ పని అని 10 కోట్లు 20 కోట్లు అడిగింది ఇచ్చిన, 100 కోట్లు అడిగింది ఇచ్చిన నేను. కానీ కిన్ని కోట్లు సంపాదిస్తుందా నా బిడ్డను పరిశెత్తున్నాడు కేసీఆర్. నాకన్నా ఎక్కువ సంపాదించింది బిడ్డ అనుకుంటాడు కేసీఆర్. ఇప్పుడు ఆమెను పట్టుకపోతున్నట అక్క, ఆమె మనల్ని ముంచిపోయి దందాలు చేస్తే పట్టుకపోతున్నట. మీరు అందరు వచ్చి అక్కడ ఈ చౌరస్తలో ధర్నాలు చేయాలన్నట్టు చేస్తారు. ధర్నాలు టైర్లు అలవటాలట. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విధ్వంసం చేయడానికి ఇలా కేసీఆర్ పక్కా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎట్లా ఆమె బిడ్డ మీద కేసులు తప్పాయి, ఎట్లా జైలు పోతావు నువ్వు? పోయే కంటే ముందు ఏం చేయాలి? దాన్ని రాజకీయంగా వాడుకోవాలి. మనం వాడుకోవాలంటే అరెస్టు చేసి తీసుకుపోయే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలట. ఆయనే నా బిడ్డను అరెస్టు చేసి తీసుకుపోతే విధంగా కుట్ర చేయాలి. పట్టుకపోతుంటే తెలంగాణలో అంతా కూడా మహిళలంతా అబ్బాగా మహిళను పట్టుకపోతారు ఆయనే, ఇంకా ఆడేమని పట్టుకపోతారు ఆయనే అని ఆడవాళ్ళందరూ ఏడువాళ్ళట. ఆడవాళ్ళు ఏడువాళ్ళే, మగపిల్లలు మొత్తం పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అందరూ రోడ్డు ఎక్కి ధర్నాలు చేయాలట. నా బిడ్డ అన్నది కవితకాలు పట్టుకపోతారా? కవితకాలు స్వాతంత్ర సమరం చేయాలి ఏమన్నా? ఏమైనా చేసింది మీకోసం చేసింది ఏమన్నా? మన రక్తం దాగి 1,00,000 కోట్లు తీసుకుపోయి పెడితే మనం ఎందుకు కాపాడుకుంటాం? నిన్ను ఇచ్చిపెట్టాం, కేసీఆర్ కూడా ఇచ్చిపెట్టాం. డ్రగ్స్ దందా కూడా చేస్తున్నాం. చిన్నపిల్లలంతా ఖరాబ్ అవుతున్నారు. హైదరాబాద్ బెంగళూరులో పోయి దందా చేసారు, ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో డ్రగ్స్ దందా చేసారు. డ్రగ్స్ దందా అంటే మత్తిస్తారమ్మా, మత్తిస్తారు. మత్తిస్తే ఏం చేస్తావు మనకే తెలియదు. అది అలవాటు అవుతుంది, నరాలు మొత్తం ఖరాబ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే గ్లామర్ పెంచుకోవడానికి అది తీసుకుంటే జుట్టు ఊడిపోదట. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वजीर सेहत हरीश राव से बलकोंडा हल्के में एक नया डायलिसिस सेंटर कायम करने की ख्वाहिश की है। बलकोंडा हल्के के देही इलाकों में रहने वाले अफराद को डायलिसिस करवाने के लिए तवील सफर करते हुए निजामाबाद या फिर हैदराबाद के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। गुर्दे के आर्जे में मुब्तला अफराद की मुश्किलात को देखते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वजीर सेहत से डायलिसिस सेंटर कायम करने के लिए नुमाइंदगी की है। हरीश राव ने अंदरून 2 यौम इसका इंतजाम करने का उन्हें तय खुन दिया है। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हल्के की आवाम की जानिब से हरीश राव से इज़हार तशक्कुर किया है। जिले निजामाबाद टीआरएस पार्टी सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री
వారు చేయలేనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవాళ దళితుల కోసం, బడుగు బలైన వర్గాల కోసం ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది సత్యం, ఎవరైనా అనుకున్నా ఇది ముమ్మాటికి సత్యం. అంతేకాదు, అంబేద్కర్ గారిని చాలా ఔన్నత్యంగా, చాలా గొప్పగా తెలంగాణ రాష్ట్రం గౌరవిస్తున్నది అని చెప్పడానికి నిదర్శనంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క సెక్రటరియట్ భవనానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఒక మార్గదర్శకత్వం. ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా, ఈవెన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అంబేద్కర్ గారిని గౌరవించాలి, తరాల పాటు వారిని గుర్తించుకునే విధంగా వారికి ఒక స్థానం కల్పించాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ కేసీఆర్ గారు సెక్రటరియట్కి వారి పేరు పెట్టి ఇవాళ మార్గదర్శకంగా నిలిచింది దేశంలో. అట్లనే ఇవాళ 125 అడుగుల ఎత్తుగల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని హుస్సేన్ సాగర్ నడిబొడ్డున తీరాన ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా నిర్మించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. నా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ 2 కట్టడాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దిశానిర్దేశంలో నేను పర్యవేక్షిస్తున్నాను. ఇది నా అదృష్టం. నేను పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన కట్టడాలకు बीजेपी कायदी ने वाटर वर्क्स के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए जायद वाटर बिल्स की वसूली के खिलाफ एहतजाज किया है। बीजेपी रंगारेड्डी प्रेसिडेंट एस रंगारेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन, कारकुनान और कॉलोनी के मकीनों ने एलबी नगर में खाली घड़ों और प्लाकार्ड के साथ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। एलबी नगर में कौमी शाहरा के करीब हुए इस एहतजाज के सबब 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम देखा गया। सबा रंगारेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इंतखाबी मनसूबाबंदी करने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि पीने का पानी मुफ्त फराहम करने वाली हुकूमत का इंतखाबात के बाद मीटर के नाम पर ज्यादा बिल्स वसूल करना दुरुस्त इक़दाम नहीं है। जायद बिल वसूल करते हुए अवाम पर बोझ डालने पर समारेड्डी ने बरहमी जाहिर की है और वाटर बिल्स की जायद वसूली को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। एहतजाज में बीजेपी कॉरपोरेटर्स और लीडर्स की कसीर तादाद देखी गई। दरगाह सैयद असदुल्ला शाह कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अराजी पर कब्जे और लैंड ग्रैबर्स की हौसला अफजाई की शिकायत मौसूल होने के बाद वक्त डीसीपी मोहम्मद ख्वाजा मोहिउद्दीन ने दरगाह का मुआयना किया। महल नेकनामपुरा गंडीपेट मंडल जिले रंगारेड्डी में वाक़ दरगाह सैयद असदुल्ला शाह कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तहत कुल 15 एकड़ वक्फ अराजी है, ताहम 9 एकड़ अराजी पर लैंड माफिया खारिज हो चुका है। मुतवल्ली सैयद सुल्तान शाह कादरी व दीगर ने वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया था। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सीईओ की हिदायत के बाद डीसीपी वक्फ मोहम्मद ख्वाजा मोहिउद्दीन ने आज वहां का मुआयना किया। वक्फ माफिया की सरगर्मियां उरूज पर हैं। एक के बाद एक कई मकामात पर वक्फ अराजी पर इंतहाई बेबाकी से कब्जे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीईओ की गैर मौजूदगी, वक्फ बोर्ड में जारी तनाज़ात, ओहदेदारान के दरमियान रस्सा कशी से फ़ायदा उठाकर लैंड माफिया ने 9 एकड़ अराजी हड़प ली है और वक्फ बोर्ड 6 एकड़ अराजी को महफूज करने की कोशिशें कर रहा है। बताया गया है कि 9 एकड़ अराजी फरोख्त भी की जा चुकी है और इस अराजी पर एक इमारत तामीर की जाने वाली है। मुतवल्ली की शिकायत के बाद वक्फ बोर्ड इंतजामिया हरकत में आ चुका है और उसने महकमा पुलिस जीएचएमसी की मदद से उन अराजी को वापस हासिल करने के इक़दामात को यकीनी बनाने की बात कही है। दरगाह सैयद असदुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास अब सिर्फ 1 एकड़ 12 गुंठे अराजी है, जिस पर दरगाह, मस्जिद और खबरस्तान है। बताया गया है कि गुज़िश्ता साल कुछ मुकामी लीडर्स ने उस अराजी पर गणेश पंडाल नस्ब किया था और अभी तक उसे हटाया नहीं गया है। ये भी पता चला है कि मुतवल्ली को डराया और धमकाया भी जा रहा है। दरगाह मुतवल्ली के मुताबिक इस सिलसिले में मुताल्लिका पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। वफ़ डीसीपी ने जाए वक़्फ़ का दौरा करने के बाद मुतवल्ली को आला ओहदेदारों से बात करते हुए पंडाल हटाने के इक़दामात करने का तयख़ुन दिया है। वक़्फ़ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम, सर्वेयर मोहम्मद शुजाउद्दीन, दरगाह कमेटी मेंबर्स इस मौके पर मौजूद थे। नेकनामपुरा दरगाह शरीफ के प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हो रही बोल के जो कंप्लेंट आया था, ये कंप्लेंट के ऊपर हमारे सीओ साहब और चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सीओ साहब कल जो सो कुछ एनक्रोचर्स मंडपम यानी कि विनायक चौथी का जो सो विनायक मंडपम जो सो, तो मंडपम का मतलब जो मंडवा जो था वो मंडप डाल के वैसी रखे, अभी तक नहीं निकाले बोल के कंप्लेंट करने के ऊपर और पुलिस को कंप्लेंट करके इस तरह से फिर स्पॉट विज़िट करें हम। स्पॉट विज़िट करने के बाद ये दरगाह शरीफ की प्रॉपर्टी और महल की वफ़ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी
कुछ एनक्रोचर्स अपने हिसाब से इलीगल डॉक्यूमेंट बनाकर कुछ घरा बना रहे, बस जगह पे म्यूनसिपल परमिशंस लेकर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। इसके ताल्लुक से हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इसको कोर्ट के ज़रिए, कोर्ट कुछ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ के ऊपर स्टे है, कुछ के ऊपर स्टे विकेट्स करे हैं। ये सारे चीज़ें हम जल्द से जल्द लीगली और कोर्ट के थ्रू जो लीगली जो गए हैं, इलीगल तरीके से लीगल बनाकर जो लड़ रहे हैं, हम उसको जल्द से जल्द उसको हासिल करेंगे जिस तरह से। और यहाँ पे बात एनक्रोचर्स और इलीगल तरीके से आने के मुतवल्ली को और दीगर इनके स्टाफ को डरा कर कुछ यहाँ के लोकल एनक्रोचर्स भी कुछ डरा रहे मुल्क के रिपोर्ट है। इनके ऊपर भी पुलिस को कंप्लेंट किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करके वफ़ को टीम और वफ़ की जो टास्क फोर्स की हमारी टीम है, टीम को यहाँ पे डे बाय डे सर्वेलेंस के लिए लगाया जाएगा। अगर आवाम आने के जो भी लैंड ग्रैबर्स को जो भी जिस तरह की वफ़ प्रॉपर्टी को खाने के लिए जो कोशिश करेंगे, इनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर इसके ऊपर और क्रिमिनल केसेस बुक कराने की हम पूरी प्लानिंग करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तंजीम दसगाह जिहाद और शहादत की जानिब से बाबरी मस्जिद की इन्हिदामी की 30वीं बरसी के मौके पर यौम सियाह मनाया गया। डीजीएस के जिम्मेदारान ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के इक़दाम की सख्त मजम्मत की है और मस्जिद को शहीद करने के इक़दाम को अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया है। आपको बता दें कि तंजीम दसगाह जिहाद और शहादत की जानिब से हर साल 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाते हुए मस्जिद के ढाने वालों को सजा देने का मुतालबा किया जाता है। डीजीएस ने बाबरी मस्जिद में दोबारा अजान गूंजने के यकीन का इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 दिसंबर 2022, आज से 30 साल कबल बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। दिन के उजाले में हुकूमत अदलिया की मौजूदगी में, और उसके बाद केस चला तो बेशर्मी की इंतहा ये है, जो हिंदू दहशतगर्द मस्जिद को ढाने के लिए आगे बढ़े थे, उन्होंने आके अदालत में बयान दिए कि हम मस्जिद तोड़ने नहीं गए थे वहाँ पे, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहा मस्जिद तोड़ना यकीनन जुर्म है। उसके बाद कई एक फसादात हुए, लेकिन उसके बावजूद आज बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन रही है। तो हमारा यकीन ये है, इस्लामी तालीमात है कि एक बार जब मस्जिद बन जाती है तो ता क़यामत वो मस्जिद रहती है। मस्जिद की शक्ल दीवार से नहीं है बल्कि मुकाम से है, और जिस मुकाम पर मस्जिद बन जाती वो ज़मीन से लेकर आसमान तक मस्जिद कहलाती। और हमारा यकीन है कि इंशाल्लाह दोबारा उस जगह पर हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ गूंजेगी। वो कैसे गूंजेगी इंशाल्लाह आने वाले हालात बताएंगे। और अल्लाह की ज़ात पे यकीन भी है कि जिस घर में अल्लाह ताला की इबादत की जाती है उसको बड़ा तब्दील भी किया जाए। तो तारीख़ गवाह है, बैतुल्लाह की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, हाया सोफिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये भी नज़ीर बन के आगे नज़र में आएगी इंशाअल्लाह। आरडीओ की हरासानी का शिकार जंगांव म्यूनिसिपल कमिश्नर के जिला कलेक्टर के सामने रो देने का वीडियो मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक मंगल के दिन प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान जिला कलेक्टर शिवलिंगैया के सामने म्यूनिसिपल कमिश्नर जे रचिता जज्बाती होकर रो पड़ी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकारी एहलकारों की कारकर्दगी को लेकर शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। रचिता ने कलेक्टर को बताया कि आरडीओ मधु मोहन ने अपने जाती काम करने वाले कारकुनों को फंड्स जारी करने से इनकार करने पर उन्हें हरासा किया। रचिता ने ये इल्जाम भी लगाया है कि आरडीओ उन्हें ठीक तौर से काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने आरडीओ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट कलवा कुंडला तारक रामाराव के दौरे एलबी नगर के मौके पर शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया है। दौरे एलबी नगर के दौरान केटीआर का काफिला गुजरने के रास्ते पर जीएचएमसी अमला बीजेपी के छोटे छोटे पोस्टर्स हटाता हुआ भी देखा गया। एलबी नगर में पुलिस ने केटीआर की आमद के पेश नजर आधा घंटा पहले ही ट्रैफिक रोक दी थी, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आई हैं। बाद पुलिस ने ट्रैफिक बहाली के इक़दाम किए। जिले मंचियाल के काशीपेट में अवामी राय लेने के लिए प्रोग्राम मुनाकिद करने पर सूरत हाल कशीदा हो गई। सिंगारेड्डी ओहदेदारों की जानिब से पेशगी इतला दिए बगैर रेफरेंडम प्रोग्राम मुनाकिद करने की कोशिश पर मुकामी लीडरों और अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने 30 साल के दौरान तरक्की न होने का इल्जाम लगाया है और तरक्की न होने के बावजूद मुकामी अवाम से एकतरफा राय इकट्ठा करने पर सवाल उठाए हैं। रेफरेंडम रोकने का मुतालबा करते हुए अवाम ने सड़कों पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसके सबब सूरत हाल कशीदा हो गई। बाद पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। साइबराबाद पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए जिस्म फरोशी में मुलव्विस 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर के मुताबिक साइबराबाद पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने दीगर एसओटीज और मुकामी पुलिस के साथ मिलकर जिस्म फरोशी का रैकेट चला रहे अफराद को पकड़ लिया है। उनका कहना है कि ये ऑपरेशन 2 माह तक जारी रहा और तज्ज़िये के मुताबिक 3 से 4 सालों में तकरीबन 14,000 खवातीन को स्मगल किए जाने का पता चला है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि जिस्म फरोशी ऑफलाइन और ऑनलाइन के अलावा वेबसाइट्स, मोबाइल फ़ोन पर मबनी एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए की जाती थी। इस रैकेट में कई ब्रोकर्स और हज़ारों मुतासरीन शामिल होने का भी पता चला है। पुलिस को तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग शहर के तकरीबन 20 होटल्स और ओयू रूम से चलाई जाती थी। एहलकारों ने कहा है कि ये गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए एक दूसरे से राब्ते में था और सारिफीन और मुतासरीन के लिए सफ़र और रिहाइश का इंतज़ाम भी कर रहा था। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने मीडिया से बात करते हुए इस रैकेट की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात बताई हैं। ఈ సెక్స్ ర్యాకెట్ లో ఉన్నారో అబౌట్ 14,190 విక్టిమ్స్ వరకు ఉన్నట్టు మనకి తెలుస్తా ఉన్నది. మోస్ట్లీ విక్టిమ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, అస్సాం, బంగ్లాదేశ్ మరియు ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా ఉన్నారు. నేపాల్, థాయిలాండ్, రష్యా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్. వీళ్ళు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చేయడం కాకుండా ఎండిఎంఏ డ్రగ్స్ కూడా ఈ విక్టిమ్స్ కి ఇచ్చి మరి ఈ ట్రాఫికర్స్ ని కూడా కస్టమర్స్ ని మరి వీళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈవెన్ డ్రగ్స్ కూడా సప్లై చేస్తున్నట్టు మనకి తెలిసి వస్తా ఉన్నది. టోటల్ మనం 5 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము. ఇవి గచ్చిబౌలి, మియాపూర్, కూకట్పల్లి అండ్ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్స్ లో. गोपालपुरम पुलिस ने मुख्तलिफ पुलिस हदूद में डकैती की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी टोली को हिरासत में ले लिया है। चिलकलगुड़ा चौराहे पर गोपालपुरम पुलिस अमले की जानिब से गाड़ियों की तलाशी के दौरान 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस की जानिब से पूछताछ करने पर इन अफराद ने कई वारदातों में मुलविस होने का एतराफ किया है। नॉर्थ जोन डीसीपी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमीन हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा कमिश्नरेट में कई वारदातें अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से स्विफ्ट कार, बैलेनो कार के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के 13 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने फाइनेंसर की हरासानी के सबब खुदकुशी करने वाले शख्स के अहल खाना को 2 लाख रुपये मुआवजा सौंपा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसम मोहिउद्दीन के हाथों मुतवफ़ी के अहल खाना को मुआवजा फराहम किया गया, जिसने बजाज फाइनेंस से लिए गए कर्ज को वापस करने में नाकाम होने और फाइनेंसर की हरासानी के सबब तंग आकर अपनी जान दी थी। AIMIM की जानिब से बजाज फाइनेंस से नुमाइंदगी करने पर बजाज फाइनेंस की जानिब से कारवान हल्के के जियागुड़ा से ताल्लुक रखने वाले खानदान को मुआवजा जारी किया गया है। बजाज फाइनेंस से जो हमारे भाईजान सुसाइड कर रहे थे, उस वजह से नहीं कौसर मोहिउद्दीन साहब और असद साहब मिलकर 2,10,000 रुपये दिलाए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ के जो MLA साहब है कौसर मोहिउद्दीन साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको अच्छा रखे। ये मेरी बहन है, ये हमारे अम्मा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 बच्चे हैं, ये भांजा है, ये भांजा है, भांजी है। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब और कौसर मोहिउद्दीन साहब। बजाज फाइनेंस वालों की तरफ से करे थे, उन्होंने पेमेंट दे दिए 2,10,000 रुपये। बहुत शुक्रिया। पुराने शहर के इलाके चंदानगर याकुतपुरा में एक खातून के बहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक रैन बाजार पुलिस हदूद के चंदानगर इलाके में 46 साल परवीन बेगम नामी खातून का कत्ल कर दिया गया है। शुबा है कि अज़दवाजी ताल्लुकात इस कत्ल की वजह बने हैं। पुलिस का कहना है कि नामालूम अफराद ने हालत नशा में खातून की जान ले ली। रैन बाजार पुलिस ने नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और कातिलों की तलाश में मसरूफ हो गई है। कल की नाइट यानी 5 या 6 मिडनाइट 2 to 3 o'clock टाइम पे हमारा नाइट ड्यूटी ऑफिसर को वेस्ट चंद्र नगर में एक झगड़ा हो रहा है बोल के ऐसा इन्फॉर्मेशन आया, तो हमारा टीम के साथ पूरा वहाँ पे चल के देखे तो वेस्ट चंद्र नगर में एक लेडी 46 ईयर्स का लेडी पूरा खूनों में पड़े सो है। वो एरिया को और सीन को ऑब्जर्वेशन करके देखे तो 2 या 3 आदमी वहाँ जाके कुछ शराब पी के वो लेडी को मारे जैसा, सिलेंडर से मारे जैसा, छोटे सिलेंडर से मारे जैसा दिख रहा। हमारा क्लूज टीम को वहाँ पे
बुलाए बाद में वो डेड बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट करे, इसी के ऊपर कंप्लेंट दिए तो केस बुक करे जो है, अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। सर मारे कौन इसको? वो अननोन है, अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, जैसा इन्फॉर्मेशन आया हम लेडी को मारने वाले कोई हस्बैंड है उनके या कौन है क्या? वो तो अब तक कुछ भी नहीं बोल सकते, अननोन है, अब तक तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम कोई भी नहीं थे घर में? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, खाली घर ओपन करके रखे से थे। वो ओनली अकेले लेडी थे? यस, अकेले लेडी थे, मगर वहाँ सिचुएशन को देखे तो कोई आके शराब पी के गए जैसा दिख रहा, 2 आदमी। सर लेडी का नाम है? लेडी का नाम परवीन सुल्ताना, वाइफ ऑफ लेट सलीम, एज 46 ईयर्स का है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।